सो हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस साइड और विजय है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी लोग सोशलॉजी भी पढ़ रहे हैं, क्लास 12th की और क्लास 11th की भी सोशलॉजी हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लास 11th की सोशलॉजी जल्दी स्टार्ट होगी, बट अभी हम क्लास 12th पढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमने काफ़ी हद तक 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए थे एंड नाउ दिस इज थर्ड पार्ट, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान के बनने की स्टोरी इसमें आपको डिस्कस कराई जाएगी। देखिए, कल्चरल चेंज जो आपने पढ़ा, क्योंकि आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं, सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसके बारे में आपने पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर काफ़ी हद तक सारी झलकियां देखी थी, जिसमें आपको काफ़ी हद तक रियलाइज़ करवाने की कोशिश करवाई गई थी कि चैप्टर के अंदर बेसिक बातें क्या क्या थी। तो उसी के जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, समाज कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसमें इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब किस तरीके से अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने के बाद समाज में क्या क्या बदलाव हुए, हम वो भी साथ में देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ेगा। नोट्स हमें मिल जाते हैं वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे सभी बच्चों को बोलते हैं रिकमेंड करने के लिए। सो द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हिंदी में किस तरीके से जो हमारी भारतीय लोकतंत्र है उसके बनने का एक जीवांत दिखाने की कोशिश करी गई है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, क्योंकि हमारा दूसरे ब्रिटिशर्स का या अमेरिका का या दूसरी कंट्रियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है, तो उनमें से हमने एक कोट उठाया है। इस कोट को आप देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िए इस कोट को। तो ये कोट बहुत फेमस है, हमने काफ़ी लंबे समय तक बहुत जगहों पे ऐसे कोट्स पढ़े हुए हैं। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कौन से व्यक्ति हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को बताया कि ये पहला, क्योंकि पहला देश कौन सा था जहां पर डेमोक्रेसी आई थी वो जानना जरूरी है। हमारा इंडिया पहला देश नहीं था जहां पे सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी, पहला देश कोई और था। तो वहां पे ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल सबसे पहले ये सोच लाई गई थी। किन्होंने लाई थी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमारी बुकों के अंदर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी काफ़ी अजीब सी दी हुई है, बहुत बड़ी लाइनें दे रखी है मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में, बट मैं आपको इतना टफ नहीं सिखाने जा रहा हूं। आप बहुत इजी समझने की कोशिश करिए। बुक में लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच ड्राइव द लेजिटिमिटी फ्रॉम द पीपल एंड रिले ऑन एक्सपेक्ट पॉपुलर एंडोर्समेंट थ्रू द इलेक्शन और अदर मेथड ऑफ असेस्टनिंग द पीपल ऑफ ओपिनियन। मतलब कुछ है हिंदी में मैंने दे रखा है, पर मुझे सरल शब्दों में तो ये वाला अच्छा लगा कि असल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मेन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका इलाका कोई सा ही पड़ रहा है, यहाँ पे कोई भी XYZ बंदा खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी जनता राज कर रही है। जो भी जनता राज कर रही है उसका ये इलाका आता है, तो ये लोग वोट डालेंगे और ऑफकोर्स वहां पे ऐसे ही तंत्र को हम लोकतंत्र कहते हैं। एक ऐसा तंत्र जो जनता के जनाधार पे बेस्ड हो, जनता अपने उसको चुन सके, तो इस हिसाब से हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लोकतंत्र। तो यहाँ पे लोकतंत्र में वोट डाला जाता है और यहाँ पे जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। तो ये आसान थी, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन याद होती है तो आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, और अगर ये वाली डेफिनेशन याद नहीं होती तो आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, नो वरी। अब था ये तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अभी हमने सिर्फ इतना समझा। अब डेमोक्रेसी के 2 पार्ट बताए मैं आपकी बुक के अंदर, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्लास 9th के अंदर डिस्कस करी गई थी, लेकिन वही चीज आपकी बुक के अंदर इसको बोल दिया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल लीजिए या प्रतिनिधित्वात्मक बोल लीजिए, या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोल लीजिए। तो लोकतंत्र के वैसे तो 2 ही पहलू हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र के अंदर हम देखते हैं कि सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के हिस्सों को चलाने के लिए, जिसमें से हम बोल सकते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ग्राम सभा गांव की जो होती है वो इंडिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। इवन आपकी बुक के अंदर ट्राइबल काउंसिल, लोकल यूनिट और ट्रेड यूनियन होता है ना। ट्रेड यूनियन में भी सभी लोग कम्युनिटी एक साथ मिलकर फैसला लेती है, उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन जहां बड़ी जनसंख्या होती है ना, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन को अप्लाई करना बहुत मुश्किल
मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जहाँ पे छोटा अमाउंट ऑफ पीपल है, जहाँ पे सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल होता है। भारत के अंदर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं कहीं बहुत छोटे छोटे लेवल पे इस्तेमाल होती है, लेकिन ऑफकोर्स जैसे आपके क्लास के अंदर मान लीजिए कि आपके क्लास में मॉनिटर को चुनना है, तो मॉनिटर को चुनने के लिए 80 बच्चे होंगे क्लास में, 80 मैक्सिमम 100 मान लीजिए, मिनिमम 20 मान लीजिए, 26 मान लीजिए। तो ऐसे हिस्से में ना मॉनिटर को चुनने की जो परमिशन है तो सारे ग्रुप में मिलके चुन सकते हैं, 26, 50, 25 लोग मिलके चुन सकते हैं। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा हो गया, है ना। अब ये वाला हिस्सा हम लोग क्या कहते हैं, बहुत छोटे स्तर पे इस्तेमाल करते हैं, बट एक हिस्सा है जैसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, और आपकी बुक के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दे रखा है। ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इसलिए हम लोग अपनी इंडिया के अंदर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, इसीलिए इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। इसमें सिटीजंस का रोल जो है बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? एग्जांपल के लिए, हर एक डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आपसे पूछा जाता है इंडिया के अंदर? नहीं, हमारे जो चुने हुए लोग होते हैं, हम उनको चुन के राज्यसभा या लोकसभा के अंदर भेजते हैं, और वहां पे कोई बिल पास होता है, वही लोग वोट डालते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ भी फैसला जो होता है वो निकल जाता है ना। तो इस तरीके से आप रोल ऑफ द सिटीजन जो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कहां कहां होता है? पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी में, स्टेट इलेक्शंस के अंदर, पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते हैं उन सब में, पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं उन सब में, इनमें जनता वोट डाल देती है, लेकिन उसके बाद जो डिसीजन लेने का पावर होता है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर इन लोगों का होता है। ठीक है, तो हमारी इंडिया के अंदर जो जनता इस्तेमाल कर पा रही है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर पा रही है। रेफरेंडम हर किसी कंट्री के अंदर पास नहीं होता कि हमेशा हर चीज के लिए जनता से बोला जाए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम क्या करना चाहते हो, ऐसा हर जगह नहीं हो सकता, है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा इसको बोल सकते हैं, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, एक और है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसे हम भागीदारी लोकतंत्र बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्टिवली कोई लोग मिलके डिसीजन ले, कोई लोग मिलके डिसीजन ले। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं, पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन इसमें भागीदारी होती है सभी लोगों की। तो इसमें हम सिटीजन जो है बड़े बड़े ऑफिशियल्स को इसलिए चुनता है ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके, वो लॉ को बना सके, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम जो होता है पब्लिक गुड्स से रिलेटेड वो सारे काम कर सके, इसलिए हम पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, बिकॉज हम लोग तो कब आजाद हुए, 14 और 15 अगस्त की रात में आजाद हुए। नेहरू जी ने नीति के साथ प्रयास, नीति के साथ मिलन, ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, अर्धरात्रि का सूर्योदय हमारे इंडिया के अंदर हुआ। सो ऑफ कोर्स वी नो दैट बहुत लंबा इसमें टाइम पीरियड लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्रेट खली की तरह सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इसमें बना के दिखाया भारत के अंदर। और ऑफ कोर्स ये बहुत ही क्या कहते हैं, ऐसा है कि सभी लोग क्या कहते हैं इसको शायद से समझ ना पाए, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है, विविधता वाले देश में हम रह रहे हैं, तो हमें सभी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में सोचना था, लोकतंत्र में सोचना था। और लोकतंत्र जो है जब तो बन पाएगा जब क्या कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें इतना समय लग गया था, और इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पे इसकी प्रक्रिया 26 क्या कहते हैं दिसंबर से लेके 1946 से लेके 1949 के बीच तक का रहा टाइम पीरियड। और इसमें सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, 165 बैठक हुई थी उसमें, उस 165 बैठक के अंदर हमने सारा का सारा कुछ बनाया, और यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी का अलग काम था, और फाइनली 26 जनवरी 1950 के अंदर से इफेक्ट में लाया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनके तैयार हो गया था, लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमने इसे 26 जनवरी 1950 में से लागू किया था। अब एक संविधान हमें बहुत सारी चीजें देता था, जैसे कि सार्वभौम रहना, समाजवाद रहना, धर्मनिरपेक्ष रहना, लोकतंत्र रहना, नागरिक के न्याय के बारे में सोचना, समानता स्वतंत्रता के बारे में सोचना, ये सब सारी चीजें इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर थी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। अब यहाँ पे 299 मेंबर ने 26 नवंबर 1949 में से बना के कंप्लीट कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया था। अब मेन बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अब वहां पे इसके शब्द की शुरुआत कहां से हुई? शब्द की शुरुआत हुई थी टू स्टैब्लिश। कॉन्स्टिट्यूट शब्द लैटिन शब्द के अंदर कॉन्स्टिट्यूट शब्द है, इसका मतलब है टू स्टैब्लिश। और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक फंडामेंटल होता है, और इसी वजह से ही हमारा राज्य जो है वो चल पाता है। लेकिन ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड दैट की टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका संविधान लिखा गया हो, भारत देश का संविधान लिखा गया है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका संविधान नहीं लिखा गया हो। कौन सी कंट्री का संविधान नहीं लिखा गया, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके।
करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेगा। रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन कठोर, उसके बाद कठोर का मतलब ये होता है कि ऐसा कानून या ऐसा संविधान जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और उसके बाद फ्लेक्सिबल लचीला, जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप है। हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को रिजल्ट भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। हम सारी चीजें रिटर्न के हिसाब से काम करते हैं। अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी के बनने की शुरुआत बता रहा हूं मैं, क्योंकि सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। प्रेम्बल बनना जरूरी था। प्रेम्बल हमने ऑफ कोर्स यूएसए से उधार लिया था। हमने हर चीज, काफी चीजें उधार ली हुई है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने प्रेम्बल के अंदर क्या क्या रखा? सोवरेनिटी रखी, सोशलिस्ट रखा, सेकुलर रखा, डेमोक्रेटिक रखा और रिपब्लिक रखा। इसके बारे में मैंने आपको क्लास 11 में डिस्कस करके बताया होगा, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। ऑब्जेक्टिव हमारा था इक्वालिटी का, जस्टिस का, लिबर्टी का और फर्टिलिटी का। ऑफकोर्स हमारे संविधान के अंदर पूरी तरीके से सिद्धांतों और साथ में दर्शन की बातें करी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 के दिन प्रेम्बल पेश करी थी, जिसमें बेसिक बातें रखी गई थी और इसके हिसाब से हमने इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। 22 जनवरी 1946 को इसको हमने अपना लिया था और अडॉप्ट हमने करा था 26 नवंबर 1949 में। अब यहाँ पे हमारे कन्हैया मेनके लाल जी हैं, जो वो प्रेम्बल को कहते हैं कि ये तो संविधान की एक जन्म कुंडली है। ऑफकोर्स जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कहां से आई? हमें पता है कि अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करी थी, स्ट्रक्चरली चेंज करा था। ऑफकोर्स जब हमारे इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारे मानदंड, हमारे वैल्यूज, हमारे बेसिक चीजों को चेंज कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स हुए और रिफॉर्म्स होने की वजह से हमारे इंडिया में सोशल चेंजेस हुए और सोशल चेंजेस होने की वजह से इंडियन सोसाइटी जो है वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ माइग्रेट होने लग गई थी। इसीलिए हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ आइडियाज, इनकी दूसरे इलाकों से हमने इन्हें अडॉप्ट करा। नहीं तो हमें क्या पता होता कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। हमने दूसरी जगहों की किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि सही मायने में लोकतंत्र का होना जरूरी है। इसीलिए 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट बनाया था पहला कॉन्स्टिट्यूशन का। इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। पढ़ने का मतलब है वेस्टर्न आइडियाज का कनेक्ट होना। उसके बाद कराची रेजोल्यूशन 1931 में हुआ था। इससे तो ये पूरा तरीके से क्लियर हो गया था कि हम पूरी तरीके से आज़ादी लेके रहेंगे और अपनी खुद की डेमोक्रेसी बनाएंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स प्रेम्बल से हमारा बेस बना। प्रेम्बल एक तरीके का नक्शा था हमारे संविधान के लिए। संविधान बनने से हमारे देश में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र की वजह से हम बहुत कुछ सारी चीजें सीख पाए। सो ऑफ कोर्स दिस इज द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि इंडियन डेमोक्रेसी स्टोरी किस तरीके से बन रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। सोसाइटी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, तो सोसाइटी किस तरीके से बन रही है उसके बारे में समझ रहे हैं। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।